drama. Coming out and send you to your mama. Whip the banana. Drop your body in the place till the sun's out. Can't fuck with this. तो हेलो नमस्कार मेरे सभी प्यारे भारतवासियों, मेरा नाम है सुनील सिंह सोमवंशी उर्फ ट्रिपल एस और मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने स्टडी चैनल सुनील कोचिंग क्लासेस में। ठीक है ना। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में अपना जो टॉपिक कवर किया था वो किस चीज़ का कवर किया था, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल, है ना, यानी कि चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो अपन को इसमें दो टॉपिक पढ़ना था, एक है इंड ऑन पोजीशन यानी अच्छी स्थिति और दूसरा है ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन का मतलब निरक्षीय स्थिति में, है ना। दो टॉपिक अपने को कवर करना था, जिसमें से अपन लोगों ने पहला टॉपिक जो है यानी इंड ऑन पोजीशन यानी अच्छी स्थिति में चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इंड ऑन पोजीशन में मैग्नेटिक डाइपोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का टॉपिक अपन लोगों ने क्या कर चुका था, कवर कर चुका था। ठीक है ना, जिसका फॉर्मूला अपन लोगों ने क्या निकाला था, B = μ0/4π×2m/r³ और डायरेक्शन इसका जो था वो कहाँ से किधर साइड था, साउथ से नॉर्थ पोल। साउथ से नॉर्थ पोल के डायरेक्शन में मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का भी डायरेक्शन होता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का। तो ये बोल सकते हैं कि अपन अच्छी स्थिति में जो वैद्युत द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आता है, इंड ऑन पोजीशन या एक्सियल पोजीशन में मैग्नेटिक डाइपोल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अपने को आती है उसका डायरेक्शन जो होता है वो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के डायरेक्शन में होता है। ठीक है ना, ये अपन बोल सकते हैं। और ऐसा भी बोल सकते हो आप इसमें कि मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होता है और जो इसमें अपना डायरेक्शन आ रहा है वो किधर से आया है, साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में। किधर साइड आया है, साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन में इसका आ रहा है ना। रिजल्टेंट जो मैग्नेटिक फील्ड निकला था वो किधर साइड जा रहा है, साउथ से नॉर्थ की ओर। ये अपना रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड यानी परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पॉइंट P पर दोनों पोल के कारण। क्लियर हो गया। ठीक है ना। तो अब अपना अगला टॉपिक क्या है, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन मतलब निरक्षीय स्थिति में अपने को अब निकालना है। क्लियर हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन यानी निरक्षीय स्थिति में। क्लियर। ठीक है, तो चलो चालू करते हैं। तो सबसे पहले तो जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, क्या पढ़ रहे हैं अपन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ठीक है ना, यानी कि निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय द्विध्रुव के कारण ठीक है ना। तो अपना दूसरा टॉपिक क्या है, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन मतलब कि निरक्षीय स्थिति में। क्या टॉपिक है अपना, निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण निकालना है अपने को, मैग्नेटिक डाइपोल, ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल के कारण। क्लियर। ठीक है। तो सबसे पहले जिसके कारण अपने को निकालना है, मैग्नेटिक डाइपोल के कारण निकालना है, तो पहले अपन को मैग्नेटिक डाइपोल का डायग्राम क्या कर लेना है, कवर कर लेना है। ठीक है ना, जो जो मैग्नेटिक डाइपोल में होता है। फिर उसके बाद अपने को निकालना कहाँ है, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन यानी निरक्षीय स्थिति में। इसको कोएक्सियल पोजीशन भी बोलते हैं। ठीक है ना, इसके पहले अपन लोगों ने जो पढ़ा था उसको एक्सियल पोजीशन या इंड ऑन पोजीशन बोलते हैं, और जो इसको अपन लोग पढ़ रहे हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, तो इसको अपन लोग कोएक्सियल पोजीशन भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, दोनों में से कोई भी नाम पेपर में क्या है दिया जा सकता है। ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन भी बोल सकता है, कोएक्सियल पोजीशन भी बोल सकता है। ठीक है ना, बाकी हिंदी वालों को तो कोई दिक्कत नहीं है, उनका अच्छी और निरक्षीय स्थिति ही शब्द यूज होता है। बस इंग्लिश वाले थोड़ा सा ध्यान रखना, एक होता है एक्सियल पोजीशन और एक्सियल को ही इंड ऑन पोजीशन बोलते हैं, और दूसरा है ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन मतलब इसको ही कोएक्सियल पोजीशन भी बोलते हैं। क्लियर। ठीक है ना। तो चलो, तो सबसे पहले अपने डायग्राम की ओर बढ़ते हैं, डायग्राम कंप्लीट करते हैं। तो डायग्राम क्या है कि जो अपने को मैग्नेटिक डाइपोल के कारण पता करना है, तो सबसे पहले अपने को मैग्नेटिक डाइपोल का डायग्राम कंप्लीट करना है। तो ये क्या कर लेते हैं अपन, यहाँ पे पहले एक मैग्नेट ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है ना, ये ले लेते हैं अपन एक मैग्नेट। क्लियर। ठीक है ना। अब इस मैग्नेट में दो पोल होंगे इसके, एक होगा नॉर्थ पोल और दूसरा हो जाएगा क्या, अपना साउथ पोल। ठीक है ना। क्लियर हो गया। एक क्या हो गया इसका नॉर्थ पोल और दूसरा क्या हो गया साउथ पोल। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होता है अपन लोगों ने कितना लिया था, काफ़ी कम डिस्टेंस अपन लोगों ने इमेजिन किया था, और डिस्टेंस जो अपन लोगों ने माना था वो इसको क्या मान के रखे थे अपन लोगों ने, 2L माना था। क्या माना था, 2L। इसकी लंबाई जो मानी थी हम लोगों ने 2L मानी थी। क्लियर हो गया। ये हो गया। तो अपने को मैग्नेटिक डाइपोल के कारण ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन यानी निरक्षीय स्थिति या कोएक्सियल पोजीशन में अपने को क्या करना है, इस बार फाइंड करना है। ठीक है। तो समझते हैं मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में। तो सब लोग जानते ही हो कि सेम मैग्नीट्यूड के दो अपोजिट पोल जब एक दूसरे से बहुत ही मिनिमम डिस्टेंस पर प्रेजेंट हों तो इस प्रकार के सिस्टम यानी निकाय को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल। समान परिमाण के दो विपरीत ध्रुव जो होते हैं या चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे से जब बहुत ही
कम दूरी पर स्थित हों, प्रेजेंट हों, तो इस प्रकार के पूरे सिस्टम या निकाय को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल, है ना। और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट भी आप लोगों ने पढ़ा था, दोनों पोल में से किसी भी एक पोल के पोल स्ट्रेंथ और दोनों पोल के बीच के डिस्टेंस के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, जिसका आप लोगों ने कैपिटल M का फॉर्मूला निकाला था, स्मॉल m इंटू 2l, तो वहाँ से क्या निकला था, कैपिटल M इक्वल टू 2ml निकला था, है ना, ठीक है, जो कि आगे फॉर्मूले में यूज होगा, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो चलिए अब समझते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन क्या है। तो देखो, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन किसे कहते हैं, तो जो अपने पास मैग्नेटिक डाइपोल है, तो इस मैग्नेट का जो मिड पॉइंट है O, इसको अपन मान लेते हैं मैग्नेट। इसके पिछले लेक्चर में भी अपन लोगों ने क्या किया था, मिड पॉइंट से ही दूरी क्या की थी, निकाली थी, है ना। एक्सियल पोजीशन जब अच्छी स्थिति में यानी इंड ऑन पोजीशन में हम लोगों ने क्या किया था कि जो चुंबकीय अक्ष है तो उसी को बढ़ाए हुए रेखा में चुंबकीय अक्ष के यानी बढ़ाए गए चुंबकीय अक्ष की लाइन में ही अगर क्या है वो पॉइंट प्रेजेंट है जिस पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करना है, फाइंड करना है, तो वो एक्सियल पोजीशन कहलाता था। अब इस बार क्या करना है अपने को, ये जो आपको मैग्नेटिक एक्सिस दिख रहा है, जो चुंबकीय अक्ष दिख रहा है, या ये बोल सकते हो कि जो इफेक्टिव लेंथ होता है, प्रभावी लंबाई होता है, उसका जो मिड पॉइंट होता है, तो उसके मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस में यानी कि लंबवत r डिस्टेंस पर, ये मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट अपना क्या है P है, इसको अपन लोग पॉइंट P दे देते हैं, ठीक है ना। और इस पॉइंट से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है, r दे रखा है, यानी मिड पॉइंट O से P तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, r है। क्लियर हो गया। तो इसी को बोलते हैं क्या, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, निरक्षीय स्थिति, यानी कि वह बिंदु जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चुंबकीय द्विध्रुव के कारण निकालना है, अगर वह बिंदु चुंबकीय अक्ष के मध्य बिंदु से यानी मैग्नेटिक एक्सिस के मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर r डिस्टेंस पर यानी लंबवत r दूरी पर क्या है स्थित है, तो उस बिंदु को चुंबक के सापेक्ष यानी उस पॉइंट को मैग्नेट के रिस्पेक्ट में ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में माना जाता है। तो सीधा सीधा तो मतलब ये है कि अगर हमको जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है, अगर वो अपना पॉइंट जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, जो अपना मैग्नेटिक एक्सिस है, या ये बोल दो इफेक्टिव लेंथ है, या ये बोल दो मैग्नेट बोल दो, ठीक है ना, यानी कि चुंबकीय अक्ष बोल लो, या फिर ये बोल लो चुंबक बोल लो, या फिर प्रभावी लंबाई बोल दो, ठीक है ना। तो उनके मध्य बिंदु से लंबवत परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री पर है मैग्नेटिक एक्सिस, और इस लाइन पे जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। तो उस चुंबकीय अक्ष के मध्य बिंदु से लंबवत रेखा जो जाती है, उसी रेखा में अगर कोई बिंदु प्रेजेंट है जिस पर अपने को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, तो उस पॉइंट को मैग्नेट के रिस्पेक्ट में यानी चुंबक के सापेक्ष उसे निरक्षीय स्थिति में कहा जाता है। क्लियर हो गया। कोई डाउट कि ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन क्या है? तो चलिए अब अपना इस डायग्राम को कंप्लीट करते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। यहाँ तक तो ये टॉपिक से मतलब हो गया, जो अपन को सामने डायग्राम दिख रहा है ये टॉपिक जो यानी कि जो पॉइंट जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक से रिलेटेड ये इतना डायग्राम है, ठीक है ना। अब इसमें अपने को कुछ कंस्ट्रक्शन अपना करना है, और वो क्या कंस्ट्रक्शन है उस चीज़ को समझते हैं। तो हमने क्या बोला था कि जब भी हमें किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी एक्सपेरिमेंट करना होता है, वो भी खासकर मैग्नेट के क्षेत्र में यानी चुंबक के क्षेत्र में, तो हम लोगों को क्या करना होता है कि एक यूनिट नॉर्थ पोल लेना पड़ता है। क्या बोला मैंने, एक यूनिट नॉर्थ पोल लेना पड़ता है, ठीक है ना। तो अपन मान लेते हैं यहाँ पे कि अपने पास एक इस पॉइंट P पर एक यूनिट नॉर्थ पोल क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है ना। समझ में आया। यहाँ पे ये मैं डायग्राम बना रहा हूँ, शो कर रहा हूँ, बाकी आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ इस पॉइंट पर इन दोनों पोल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, यानी इस पॉइंट P पर इन दोनों ध्रुव के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा उसकी दिशा को समझने के लिए हम लोगों को यहाँ पे एक यूनिट नॉर्थ पोल रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलो समझते हैं। तो देखो अब अगर बात करते हैं किसके कारण, इसके कारण नॉर्थ पोल के कारण, ठीक है ना, ठीक है ना। तो क्या मतलब कि इस नॉर्थ पोल के कारण यानी जो ये आपका उत्तरी ध्रुव जो दिख रहा है, इस उत्तरी ध्रुव के कारण बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किधर साइड जाएगा। तो ये नॉर्थ पोल में जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा उसी डायरेक्शन में इसके कारण इस पॉइंट P पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो ये नॉर्थ पोल पर कौन सा फोर्स लगाएगा, रिपल्सन फोर्स। ये जो आपको यहाँ दिख रहा है ये नॉर्थ जो है, ये इस नॉर्थ पोल पर कौन सा फोर्स लगाएगा, रिपल्सन फोर्स लगाएगा। तो इसके कारण डायरेक्शन किधर साइड आएगा, ये इधर साइड आएगा। मान लेता हूँ नॉर्थ पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या मान लेते हैं अपन, V1 मान लेते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, नॉर्थ पोल यूनिट नॉर्थ पोल पर रिपल्सन फोर्स लगाएगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा। तो ये प्रतिकर्षण बल लगाएगा तो इसको दूर भगाएगा। तो इस पॉइंट P पर नॉर्थ पोल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा, चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो किधर साइड होगी, N से P की डायरेक्शन इधर साइड जाएगा, N से P की ओर। समझ में आया, ये इधर साइड डायरेक्शन में। क्लियर हो गया, ठीक है। चलो अब दूसरा पॉइंट समझते हैं, ये जो साउथ पोल है इसके कारण पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड किधर साइड होगा, इसका डायरेक्शन किधर साइड आएगा। तो साउथ जो होता है वो यूनिट नॉर्थ पोल को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, अट्रैक्ट, आकर्षित करेगा। तो इस आकर्षण बल के कारण नॉर्थ पोल को ये क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसका डायरेक्शन किधर साइड आ जाएगा, इधर साइड, यानी कि P से S की तरफ आ जाएगा।
और इसको अपन लोग मान लेते हैं साउथ पोल के कारण पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड जो मान लेते हैं वो क्या है, B2 है। क्लियर हो गया। तो यानी नॉर्थ पोल यूनिट नॉर्थ पोल को क्या करेगा, रिपर्स करेगा, तो इसके कारण इसका जो डायरेक्शन आएगा वो यानी से P की तरफ होगा, ठीक है। और जो साउथ पोल होता है वो यूनिट नॉर्थ पोल पर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, तो इसके कारण जो साउथ पोल के कारण पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वो किधर साइड होगी, P से S की तरफ हो जाएगी। तो ये हो गया B1 और ये हो गया B2। तो ये डायरेक्शन क्लियर हुआ B1 और B2 का, समझ में। अभी डायग्राम कंप्लीट नहीं हुआ है, पहले इतना क्लियर हो गया ना कि जो पॉइंट P पर जो दो मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहे हैं, या ये बोलो जो दो फोर्स यानी जो दो बल कार्य कर रहा है, एक N के कारण और एक S के कारण। तो N के कारण यहाँ पे जो डायरेक्शन होगा B1 डायरेक्शन में रिपल्सन फोर्स के कारण इधर साइड जाएगा, साउथ जो है वो यूनिट नॉर्थ पोल पर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से ये अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करेगा, तो B2 का डायरेक्शन P से S की तरफ हो जाएगा। इतना समझ में आए। अब इस पॉइंट पर दो फोर्स या दो मैग्नेटिक फील्ड एक ही पॉइंट पर वर्क कर रहे हैं, एक B1 हो गया और दूसरा B2। B1 का डायरेक्शन और B2 का डायरेक्शन क्लियर हो गया। चलो अब इसके बाद बात करते हैं कि पॉइंट P पर जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आएगा, यानी परिणामी चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, तो इसको कैसे बनाएंगे। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको डायग्राम और अच्छे से क्लियर करना होगा। देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल का क्या होगा, यहाँ पे एक ट्राइंगल का रूल लगेगा, ठीक है ना। तो उस ट्राइंगल का रूल थोड़ा सा समझिएगा कि ट्राइंगल का रूल क्या होता है। तो देखो अपन लोग जानते हैं कि ट्राइंगल जो होता है, जो त्रिभुज होता है, तो अगर ट्राइंगल के दो साइड क्या हो, इक्वल हो, क्या बोला अपन ने कि अगर ट्राइंगल यानी त्रिभुज की दो भुजाएं क्या हो, बराबर हों, तो उनके अपोजिट एंगल जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी आइसोस्केल ट्राइंगल जानते हैं ना, आइसोस्केल ट्राइंगल किसको बोलते हैं, जिसके दो साइड क्या हो, इक्वल हो। तो अगर आइसोस्केल ट्राइंगल कहीं पे बन रहा है तो ये समझ लीजिएगा कि उसके जो दो साइड आपस में इक्वल होंगे, दो भुजाएं जो आपस में बराबर होंगी, समद्विबाहु त्रिभुज, तो इक्वल साइड का अपोजिट एंगल जो होता है, यानी बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो AB के सामने कौन सा एंगल फंस रहा है, C, और AC के सामने कौन सा एंगल फंस रहा है, B। तो एंगल B, देखो AB जो है वो AC के बराबर है, AB और AC। तो AB का अपोजिट एंगल कौन है, C, और AC का अपोजिट एंगल कौन है, B। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है। देखो ट्राइंगल का जैसे मान लो अपने पास एक कोई लंबाई है, ठीक है ना, ये समझना थोड़ा सा। ये एक मान लो अपने पास क्या है, साइड है AB। अब अगर आप इसके मिड पॉइंट से, क्या बोला मैंने, अगर आप इस लाइन के मिड पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, ठीक है ना, क्या बोला, किसी भी साइड के यानी किसी भी भुजा के मध्य बिंदु से आप अगर एक परपेंडिकुलर लाइन क्या करते हो, ड्रॉ करते हो, तो इसके जो दो इंड पॉइंट हैं, इस साइड के जो दो इंड पॉइंट हैं, इस परपेंडिकुलर लाइन में आप कहीं भी पॉइंट ले लो, इस इंड पॉइंट से उसका जो डिस्टेंस होगा दोनों इंड पॉइंट से, इस पॉइंट जैसे ये P मान लो, इसको Q मान लो, इसको R मान लो, तो ये इंड पॉइंट से अगर आप इनका डिस्टेंस मेजर करोगे तो ये सारे डिस्टेंस आपस में जो आएंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। कहने का मतलब इसमें PA जो होगा वो PB के बराबर हो जाएगा। पॉइंट Q से अगर A और B का डिस्टेंस लोगे तो QA और QB ये आपस में बराबर होगा। पॉइंट R से अगर A और B का डिस्टेंस निकालोगे तो RA और RB ये आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ये प्रॉपर्टी तभी के लिए जब किसी साइड के मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन पर अगर कोई भी पॉइंट आप ले लो और उस पॉइंट से इन साइड के इंड पॉइंट का डिस्टेंस अगर मेजर करोगे तो वो सारे डिस्टेंस आपस में बराबर होंगे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो परपेंडिकुलर लाइन में किसी भी साइड के मिड पॉइंट से होकर जाने वाले परपेंडिकुलर लाइन में कोई भी पॉइंट अगर प्रेजेंट हो तो उसका साइड के इंड पॉइंट से बनाया गया जो ट्राइंगल होगा वो आइसोस्केल ही बन के आएगा। कैसा आएगा, आइसोस्केल ही बनेगा, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज ही बनेगा। तो इस वजह से इनके अपोजिट एंगल जो होंगे, समद्विबाहु त्रिभुज की जो बराबर भुजाएं हैं, आइसोस्केल ट्रायंगल के जो इक्वल साइड हैं उनके अपोजिट एंगल जो होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। आई बात समझ में, ये क्लियर हो गया। तो अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी तो यही केस बन रहा है। हमने जो ये एक्सिस ले रखा है, मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है ना, तो ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। तो हमने क्या किया है, इसके मैग्नेटिक एक्सिस के मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो परपेंडिकुलर लाइन पर ही तो हमने ये पॉइंट P माना है। तो इस पॉइंट P से इस मैग्नेटिक एक्सिस का जो इंड पॉइंट है, चुंबकीय अक्ष की जो अंतिम बिंदु है, तो इस पॉइंट से इन दोनों इंड पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। यानी P से N की दूरी और P से S की दूरी क्या होगी, इसमें बराबर होगी। समझ में आया। P से N तक की दूरी और P से S तक की दूरी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो भाई अगर देखा जाए यहाँ पे, तो ये एंगल जो बनेगा यहाँ पे, ये एंगल और ये एंगल जो होगा वो आपस में क्या होगा, बराबर। तो यानी कि एंगल ऑफ N PNO जो होगा और एंगल ऑफ PSO
ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, और इनको अपन मान लेते हैं क्या है, थीटा डिग्री का एंगल बना हुआ। क्लियर हो गया, कोई डाउट यहाँ पे? इतना डायग्राम समझ में आया, ठीक है ना। चलो अब एक प्रॉपर्टी आपको और ध्यान रखना है ट्राइंगल का, वो ये है कि देखो जैसे अपन कोई भी ट्राइंगल लेते हैं तो अगर आप ट्राइंगल का कोई भी एक साइड क्या कर दो, इंक्रीज कर दो, बढ़ा दो। क्या बोला मैंने, त्रिभुज का किसी भी एक साइड को आप क्या कर दो, बढ़ा दो, तो जो आपने साइड बढ़ाई है उसके द्वारा बनाया गया जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो उसके अपोजिट इंटरनल एंगल के सम के इक्वल होता है। तो यहाँ का जो एंगल, जैसे यहाँ पे मान लो θ1 है और यहाँ का मान लो θ2 है, तो ये आपने जो एंगल बढ़ा दिया है, ध्यान रखना जिस साइड को या जिस आप वर्टेक्स पर जिस पॉइंट पर एंगल एक्सटर्नल एंगल बनाना चाहते हो उस वाली साइड को क्या कर दो, आप बढ़ा दो। तो उसके बाहर साइड से जो एंगल बनेगा, ये इधर साइड जो एंगल बनेगा वो किसी भी पॉइंट पर ट्राइंगल के किसी भी एक वर्टेक्स पर एक साइड को आप क्या कर दो, बढ़ा दो, तो उसके बाहर जो एंगल बनेगा जिसको अपन लोग एक्सटर्नल एंगल यानी बाह्य कोण बोलते हैं, वो बाकी के जो दो इंटरनल एंगल बचे हैं अंतः कोण जो होते हैं उनके योग के यानी सम के इक्वल होता है। तो बाह्य कोण जो होगा वो θ1 + θ2 के बराबर आएगा। तो यही केस यहाँ पे देखो, तो ये जो पॉइंट P आपको दिख रहा है, ट्राइंगल PNS का जो पॉइंट P दिख रहा है, तो ये जो साइड है ये बाहर बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई। तो इधर जो एंगल बनेगा, इधर जो एंगल बनेगा वो कैसा बनेगा, इधर साइड का जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा भाई, दोनों इंटरनल एंगल के सम के इक्वल होगा। θ1 + θ2 तो दोनों का एंगल बराबर है ना, तो θ और θ क्या हो जाएगा, 2θ, यानी इसके बीच में टोटल कितना एंगल बनेगा, 2θ का बनेगा। कितने का बनेगा, 2θ का बनेगा। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ, यानी एंगल ऑफ, अगर आप इसको कोई पॉइंट देना चाहो तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल एंगल है, बाह्य एंगल जो है P जो होगा वो कितना बनेगा, 2θ का बनेगा। ये ध्यान रखना, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं ये एक्सटर्नल एंगल है। कैसा एंगल है, एक्सटर्नल एंगल, ठीक है ना। तो कितने का बनेगा यहाँ पे, 2θ का। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब बात ये आती है कि जब एक ही पॉइंट पर दो फोर्स वर्क करते हैं, एक ही पॉइंट पर जब दो बल काम करने लग जाते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो किधर साइड जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं। अब तो ये तो इन दोनों के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो हमने पता कर लिया कि किधर साइड लग रहा है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। एंगल भी सारे समझ में आ गए हैं कि यहाँ पे θ, यहाँ पे भी θ क्यों होगा। बाहर का भी एंगल समझ में आ गया कि 2θ क्या है, कहाँ से आया। अब बात करते हैं जो इन दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है यानी परिणामी चुंबकीय क्षेत्र जो है वो किधर साइड जाएगा। तो देखो इस पॉइंट पर ये B1 इधर साइड है, B2 इधर साइड है, तो सीधी सी बात है इसका रिजल्टेंट जो होगा वो इन दोनों के बीच से ही कहीं से निकलेगा। मतलब कहने का मतलब जो है कि जो रिजल्टेंट आएगा उनका जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है वो किधर साइड जाएगा, इन दोनों के बीच से ही निकलेगा, ठीक है ना। अब ये इन दोनों के बीच में से तो कहीं से भी निकल सकता है भाई, इधर भी जा सकता है, इधर भी, पर इस केस में किधर से जाएगा। तो देखो ये जो B1 और B2 है, ये B1 और B2, तो समझना क्या बोल रहा हूँ। ये जो नॉर्थ पोल है इसका जो पोल स्ट्रेंथ है वो स्मॉल m है, जो साउथ पोल है इसका भी पोल स्ट्रेंथ यानी ध्रुव प्राबल्य जो है वो स्मॉल m है। अब मैग्नेटिक डाईपोल के दोनों अपोजिट पोल का जो होते हैं वो सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं, समान परिमाण के, मतलब इन दोनों का पोल स्ट्रेंथ बराबर है। अब इन दोनों पोल से पॉइंट P की दूरी भी क्या है, वो भी इक्वल है, Pn से PS का डिस्टेंस भी इक्वल है, दोनों का पोल स्ट्रेंथ भी इक्वल है, दोनों का ध्रुव प्राबल्य बराबर है, और दोनों पोल से दोनों ध्रुव से पॉइंट P की दूरी भी बराबर है। इसका मतलब दोनों इस पर बराबर फोर्स लगाएंगे, यानी कि ये जो B1 और B2 आपको दिख रहा है, B1 और B2, ये दोनों सेम मैग्नीट्यूड के, इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है ना। B1 और B2 जो है वो सेम मैग्नीट्यूड के हो गए, समान परिमाण के। कारण समझ में आया क्यों, क्योंकि भाई N और S यहाँ जो पोल है वो दोनों सेम पोल स्ट्रेंथ के हैं, दोनों समान ध्रुव प्राबल्य के हैं, और इन दोनों पोल से पॉइंट P का डिस्टेंस जो है वो भी क्या है, इक्वल है, बराबर है। तो सीधी सी बात है सेम पोल सेम डिस्टेंस पर सेम फोर्स लगाएंगे। तो जो B1 और B2 का मैग्नीट्यूड है यानी B1 और B2 समान परिमाण के होंगे, डायरेक्शन अलग अलग है लेकिन मैग्नीट्यूड यानी फोर्स दोनों बराबर लगा रहे हैं। बात समझ में आई। तो जब एक पॉइंट पर दो फोर्स किसी एंगल पर वर्क कर रहे हो और वो दोनों फोर्स बराबर हो तो उनका जो रिजल्टेंट निकलेगा वो उन दोनों के एकदम बीच से निकलेगा। कहाँ से निकलेगा, एकदम बीच से निकल के आएगा। तो इनके बीच में एंगल जो बना था वो कितना बना था, 2θ बना था कि नहीं बना था। इसके बीच में B1 और B2 के बीच टोटल एंगल कितना बना था, 2θ का बना था। और जो ये अपना रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र जो है वो इन दोनों के एकदम बीच से निकल रहा है, मतलब इसको एकदम दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, एंगल को बाइसेक्ट कर देगा, समद्विभाजित कर देगा। तो 2θ है तो इधर कितना बचेगा और इधर कितना बचेगा, तो सीधी सी बात है दोनों साइड θ का एंगल आएगा। इतना समझ में आया। ये है इस टॉपिक का पूरा कंप्लीट डायग्राम, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा फैक्टर बचा हुआ है उसको समझना, लेकिन ये डायग्राम समझ में आया। इसको बनाने के लिए क्या क्या लॉजिक लगे हुए हैं, ठीक है, क्लियर हो गया, समझ गए। चलो अब बात करते हैं
ये जो B1 आपको दिख रहा है और ये जो B2 है, तो ये जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड यानी जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र निकला है, अब इसको निकालने की बात आएगी, ठीक है ना। इसके पहले अपन लोगों ने एक्सियल पोजीशन में B निकाला था, तो एक्सियल पोजीशन में हम लोगों ने क्या देखा था कि एक ही पॉइंट पर अपोजिट डायरेक्शन में वो दोनों मैग्नेटिक फील्ड वर्क कर रहे थे, तो जो उसका रिजल्टेंट होगा वो उस डायरेक्शन में गया जिधर साइड जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बड़ा था उस डायरेक्शन में, और उसमें कैसे निकाले थे, बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस करके। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी केस तो फंस नहीं रहा। यहाँ पे B1 और B2 के बीच में जो है कुछ ना कुछ एंगल बन रहा, ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिट वर्क तो कर नहीं रहे हैं। इन दोनों के बीच में जो 2 थीटा बना था तो उसको बाइसेक्ट करते हुए बीच से ये अपना रिजल्टेंट निकला है। अब इसको जो निकालने की बात आएगी तो ये कैसे अपन निकालेंगे रिजल्टेंट। अपोजिट अगर वर्क कर रहा होता, अगर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्क कर रहे होते, जैसे ये B1 हो गया और ये B2, अब तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो इसी लाइन में आएगा, या तो B1 साइड होगा या तो B2 साइड। अब इसमें से जो बड़ा होता है, जैसे मान लो B1 जो है वो B2 से क्या है मान लो बड़ा हो जाता है, तो फिर जो रिजल्टेंट निकल के गया था वो किधर साइड गया था, B की तरफ से। अब फिर यहाँ से आपने B बराबर क्या निकाला था, B1 में से B2 को क्या किया था, माइनस करके निकाला था। बट यहाँ पे तो ऐसा केस कुछ फंस नहीं रहा, तो अब इसमें क्या करेंगे, तो अब यहाँ पे इस रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए, इस परिणामी चुंबकीय क्षेत्र को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस पे ये जो B1 और B2 आपको दिख रहा है इसके फैक्टर बनाएंगे। क्या बनाएंगे अपन, इसके फैक्टर, ठीक है ना। फिर उससे हमें क्या करना होगा, इस रिजल्टेंट का जो है वो क्या करना पड़ेगा, वैल्यू जो है वो निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। कहाँ से, फैक्टर से। तो समझते हैं कि अब ये जो अपने पास B1 वेक्टर और 2 B2 वेक्टर है, ठीक है ना, इसका फैक्टर यानी घटक जो होंगे वो कौन और कैसे बनते हैं, ठीक है। तो देखो अब ये तो आपको मालूम ही होगा कि जो फैक्टर बनाए जाते हैं यानी किसी भी जो घटक बनाए जाते हैं किसी के भी, वो कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो हमारे पास क्या है, एक समझ लो, थोड़ा सा यहाँ पे एक साइड में समझा दे रहे हैं तो फिर इस डायग्राम में भी बनाते समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो हम क्या कर लेते हैं, एक लाइन ले लेते हैं, ये जैसे मान लो एक लाइन है, ठीक है ना, ये एक वेक्टर है। अब मान लो कि कोई दूसरा वेक्टर है, ये मान लो ये A वेक्टर है और ये मान लो B वेक्टर है, ये थोड़ा वेक्टर का कॉन्सेप्ट है। अब इसके बीच में मान लो थीटा डिग्री का एंगल काम कर रहा है, A और B के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, थीटा डिग्री का, ठीक है ना। अब जैसे मान लो हमें B का क्या बनाना है, फैक्टर बनाना है। किसका फैक्टर बनाना है, B का मान लो बनाना है। तो ध्यान रखना, जिसका हम लोग फैक्टर बनाते हैं उसको रिजल्टेंट माना जाता है। क्या बोला मैंने, जिसका हमें फैक्टर निकालना होता है, बनाना होता है, उसको क्या मानते हैं, रिजल्टेंट मानना होता है। एक्चुअल में फैक्टर जो होते हैं 2 फैक्टर होते हैं, समझ लो थोड़ा सा क्या है। यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल फैक्टर होगा, कैसा फैक्टर होगा, हॉरिजॉन्टल यानी कि एक क्षैतिज घटक होता है, ठीक है ना। और दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है, वर्टिकल फैक्टर होता है। कैसा होता है, वर्टिकल फैक्टर। वर्टिकल फैक्टर का मतलब क्या बोला, ऊर्ध्वाधर घटक। कौन सा, ऊर्ध्वाधर घटक, ठीक है, क्लियर हो गया। तो देखो हॉरिजेंटल फैक्टर जो होता है, किसी का भी अगर अपने को फैक्टर निकालना तो हॉरिजेंटल फैक्टर में कॉस थीटा होता है। क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है ना। जैसे B का अपने को जो B वेक्टर है इसका हमें हॉरिजेंटल फैक्टर लिखना है तो क्या लिखोगे आप, B कॉस थीटा लिखोगे। क्या लिखोगे, B कॉस थीटा लिखोगे। B का अगर मान लो बना रहे हैं तो B का हॉरिजेंटल फैक्टर जो बनेगा वो क्या बनेगा, B कॉस थीटा, क्षैतिज घटक। और वर्टिकल फैक्टर जो बनेगा वो क्या बनेगा, B साइन थीटा बनेगा। क्या बोला हमने, हॉरिजेंटल 2 फैक्टर बनते हैं, ठीक है ना, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल। तो एक जिसका भी फैक्टर आप बना रहे हो तो उसका मैग्नीट्यूड तो रहेगा ही, लेकिन फैक्टर में साइन थीटा और कॉस थीटा आ जाएगा। तो हॉरिजेंटल में कॉस थीटा लेना है और वर्टिकल में साइन थीटा लेना है। इतना बात क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या है कि जो हॉरिजेंटल फैक्टर है वो किस में आएगा, तो हॉरिजेंटल फैक्टर तो अब जिसका तुम निकाल रहे हो, जैसे B का निकाल रहे हैं तो B जिस लाइन के साथ थीटा एंगल क्या करके रखा है, बना के रखा है, बनाया है, उसके डायरेक्शन में जाएगा। तब जैसे मान लो हम ये B है तो इसका हॉरिजेंटल फैक्टर यानी B कॉस थीटा आएगा और जो वर्टिकल फैक्टर होगा वो साइन थीटा होता है। तो ये जो B कॉस थीटा है और ये B साइन थीटा है, तो हमने क्या बोला, B कॉस थीटा वाला का डायरेक्शन जो होगा, इस फैक्टर का डायरेक्शन वो किधर साइड होगा, तो ये जिस लाइन के साथ B थीटा डिग्री का एंगल बना रखा है उसके डायरेक्शन में। तो जैसे B जो है वो A के साथ थीटा डिग्री का एंगल बना के रखा है, तो इसका मतलब B का जो हॉरिजेंटल फैक्टर होगा वो एक डायरेक्शन में होगा, यानी B कॉस थीटा किधर जाएगा, एक डायरेक्शन में। इतना बात क्लियर हो गया। अब जो वर्टिकल फैक्टर होता है ये किधर साइड जाता है, तो वर्टिकल फैक्टर जो होगा, ध्यान रखना, ऊर्ध्वाधर घटक जो होता है वो दोनों एक दूसरे के, और ये चीज़ ध्यान रखना, हॉरिजेंटल और वर्टिकल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जो हॉरिजेंटल फैक्टर होता है और वर्टिकल फैक्टर जो होता है, ये जो हॉरिजेंटल फैक्टर है और जो वर्टिकल फैक्टर है ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है ना। तो जो वर्टिकल फैक्टर है वो हॉरिजेंटल के परपेंडिकुलर जाएगा, यानी कि उसके लंबवत दिशा में होगा। अब किधर साइड होगा, देखो इसका वर्टिकल तो मतलब जैसे ये हॉरिजेंटल है तो इसके लंबवत आप इधर भी खींच सकते हो और इधर भी खींच सकते हो,
तो अब इन दोनों में से कौन सा लिया जाएगा? हमने क्या बोला, ये अपने पास हॉरिजेंटल फैक्टर है, बी का हॉरिजेंटल फैक्टर कहाँ है? ये बी कॉस थीटा। तो जो बी साइन थीटा है यानी इसका जो वर्टिकल फैक्टर है, ऊर्ध्वाधर घटक है, वो उसके हॉरिजेंटल के परपेंडिकुलर होगा। तो इसके परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन निकल रहे हैं, एक इधर साइड निकल रहा है और एक इधर साइड निकल रहा है, ये वाला निकल रहा है भाई। एक इधर साइड जा रहा है, ये बी कॉस थीटा के परपेंडिकुलर एक इधर साइड आ रहा है, और दूसरा बी कॉस थीटा के परपेंडिकुलर ऊपर साइड जा रहा है। तब बात ये आती है कि इन दोनों में से कौन सा लेना पड़ेगा। तो अब इस चीज़ को समझना कि जो दोनों फैक्टर हमने बनाए हैं, बी कॉस थीटा और बी साइन थीटा, तो जिसका तुम फैक्टर बना रहे हो, चाहे बी का बनाओ चाहे ए का बनाओ, तो वो फैक्टर, जिसका फैक्टर आप बना रहे हो, वो वेक्टर अपने दोनों फैक्टर के बीच में होना चाहिए। मतलब उसका दोनों फैक्टर इस वेक्टर के एक ही साइड में नहीं होना चाहिए। अगर ये वाला लेते हो तो ये देखो ये बाहर हो जाता है, इन दोनों फैक्टर से ये कहाँ चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। और अगर ये वाला लोगे तो हॉरिजेंटल और वर्टिकल फैक्टर के ये बीच में फंस जाएगा। तो ये वाला पॉसिबल है, मतलब ये वाला नहीं लेना है। आई बात समझ में? तो हॉरिजेंटल और वर्टिकल फैक्टर यानी कि इधर साइड जो आपको दिख रहा है, ये वाला बी साइन थीटा होगा इसका वर्टिकल फैक्टर। आगे समझ में कि किसी भी वेक्टर का फैक्टर जो बनाया जाता है वो कैसे बनाया जाता है। तो ध्यान रखना कि अगर कोई वेक्टर किसी लाइन के साथ थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है तो अपन उस वेक्टर के दो फैक्टर क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। एक होता है हॉरिजेंटल फैक्टर, एक कौन सा होता है? हॉरिजेंटल, और दूसरा कौन सा होता है? वर्टिकल फैक्टर। ठीक है, क्या बोला हमने? एक कौन सा होता है? हॉरिजेंटल फैक्टर, और दूसरा होता है वर्टिकल फैक्टर। क्लियर? तो हॉरिजेंटल फैक्टर जो होता है वो किधर साइड बनता है? तो जिस वेक्टर का, जिस सदिश का आप क्या कर रहे हो, फैक्टर बना रहे हो, घटक, वो जिस लाइन के साथ थीटा डिग्री का एंगल बनाया है उसके डायरेक्शन में आपका कौन सा जाएगा? हॉरिजेंटल वाला। और हॉरिजेंटल को कॉस थीटा से बनाते हैं, और जो अपना वर्टिकल वाला है वो हॉरिजेंटल वाले के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि जो ऊर्ध्वाधर है वो क्षैतिज वाले के लंबवत जाएगा। ठीक है ना? बट लंबवत देखा जाए तो इसके दो ठो परपेंडिकुलर, दोनों साइड अपन परपेंडिकुलर बन सकता है। तो कौन सा वाला लेंगे? तो आपको वर्टिकल वही वाला लेना है जिसके जिसमें जो आप जिसका फैक्टर बना रहे हो, जिस वेक्टर का, वो अपने दोनों फैक्टर के बीच में होना चाहिए। ध्यान रखना, रिजल्टेंट हमेशा अपने दोनों फैक्टर के बीच से ही निकलता है। ये नहीं कि आप जिसका फैक्टर बना रहे हो वो रिजल्टेंट बाहर हो जाए और दोनों फैक्टर दूसरे डायरेक्शन में हो जाए। दोनों फैक्टर कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं होंगे। ठीक है ना? तो जिसका आप फैक्टर बना रहे हो उसको रिजल्टेंट माना जाता है, परिणामी माना जाता है अपने दोनों फैक्टर का, और परिणामी अपने दोनों फैक्टर के बीच से निकलता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि दो फैक्टर अपने को बनाना कैसे होता है। ठीक है ना? तो चलो यही फैक्टर अपने को यहाँ पे भी बनाना है। अब समझो, ये B1 है, तो B1 जो है B के साथ थीटा डिग्री एंगल बना रहा है, तो इसका मतलब इस B1 का जो हॉरिजेंटल फैक्टर है वो किधर साइड जाएगा? B के डायरेक्शन में, और इसका हॉरिजेंटल फैक्टर क्या बनेगा? B1 कॉस थीटा बनेगा। ठीक है ना? और इसका जो वर्टिकल फैक्टर है तो B1 जो है वो अपने हॉरिजेंटल और वर्टिकल के बीच में ही रहना चाहिए। तो वर्टिकल जब इसका ऊपर साइड बनाओगे तभी ये बीच में आएगा। इसका मतलब इसका वर्टिकल फैक्टर जो होगा वो ऊपर जाएगा, B1 साइन थीटा। आई बात समझ में? क्लियर? ऐसे ही अब B2 का देखो, तो B2 जो है वो B के साथ थीटा डिग्री का एंगल बना रखा है। इसका मतलब B2 का जो हॉरिजेंटल फैक्टर है वो B के ही डायरेक्शन में जाएगा, B2 कॉस थीटा। और जो B2 का वर्टिकल फैक्टर है तो B2 अपने हॉरिजेंटल और वर्टिकल के बीच में होना चाहिए। तो वर्टिकल जब आप इसका नीचे साइड लाओगे तभी ये बीच में फंसेगा। तो इसका मतलब B2 साइन थीटा जो है वो किधर साइड आएगा? नीचे साइड आएगा। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? ठीक है ना? तो B1 के दो फैक्टर बने, B1 कॉस थीटा और B1 साइन थीटा। B1 कॉस थीटा B के डायरेक्शन में और B1 साइन थीटा अपने हॉरिजेंटल फैक्टर के परपेंडिकुलर ऊपर की ओर जाएगा। ऐसे B2 का फैक्टर आप बनाओगे तो B2 का हॉरिजेंटल फैक्टर B के ही डायरेक्शन में जाएगा, और वर्टिकल फैक्टर जो है वो P से इसके मिड पॉइंट O के डायरेक्शन में नीचे की ओर आएगा, B2 साइन थीटा। अब जैसा कि हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुका है कि B1 और B2 दोनों आपस में क्या है? बराबर हैं। तो दोनों का जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल फैक्टर है वो भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। मतलब कि B1 कॉस थीटा, मतलब यहाँ पे अगर हम बोलें भाई जब दोनों B1 का मैग्नीट्यूड B2 के बराबर है तो इसका मतलब B1 कॉस थीटा और B2 कॉस थीटा ये भी दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, और B1 साइन थीटा और B2 साइन थीटा ये भी दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ये पॉइंट को ध्यान रखना, B1 साइन थीटा और B1 कॉस थीटा दोनों ही आपस में क्या हो जाएंगे? फैक्टर बराबर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, एंगल भी सेम। तो B1 कॉस थीटा और B2 कॉस थीटा आपस में बराबर हो जाएंगे। ऐसे B1 साइन थीटा और B2 साइन थीटा ये भी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। इसका समझ में आ गया? ठीक है ना? तो यहाँ पे देखो, इस पॉइंट P पर जो वर्टिकल B के जो वर्टिकल फैक्टर हैं वो इस पॉइंट P पर एक दूसरे के जस्ट अपोजिट वर्क कर रहे हैं। तो B1 साइन थीटा और B2 साइन थीटा आपस में बराबर है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। इन दोनों के कारण कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा इस पे, पॉइंट P पे। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट P पर एक दूसरे के जस्ट अपोजिट वर्क कर रहे हैं, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है? बराबर है।
तो जब दो इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स, दो बराबर परिमाण के बल एक किसी पॉइंट पर अगर एक दूसरे के विपरीत क्या है काम कर रहे होते हैं, तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, निपटा देंगे। ठीक है, समझ में आया, क्लियर हो गया। इसको ऐसे समझो जैसे मान लो अपन ये पेन ले रखे, ठीक है ना। अब एक इस कैप को मान लो पकड़ के इधर साइड खींच रहा, और दूसरा जो है इस पेन को पकड़ के इधर साइड खींच रहा, इधर साइड, ठीक है ना। तो लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि अगर मान लो जैसे ये मान लो जॉइंट है, अब अगर मान लो ये तो मान लो खुल जाएगा, इसका एग्जाम्पल तो काफ़ी बेकार सिस्टम है, ऐसे समझो ये खाली पेन है, ठीक है ना। अब अगर मान लो मैं ये बोलूँ कि इस पेन को दो लोगों को मैंने क्या कर दिया, दे दिया खींचने के लिए, एक इसको इधर साइड खींचेगा, दूसरा इसको इधर साइड खींचेगा, ठीक है ना। तो अब दो लोगों को दूंगा मैं इसको खींचने के लिए, दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट, तो इन दोनों में से जो ज़्यादा फोर्स लगाएगा ये उसकी तरफ मूव कर जाएगा। मान लो इधर साइड ज़्यादा फोर्स लग रहा है तो ये इधर साइड मूव कर जाएगा। इधर साइड से जो इसको खींच रहा, मान लो ये इस पर ज़्यादा फोर्स लगा रहा है तो इधर साइड खींच लेगा। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ। लेकिन अगर दोनों के द्वारा एक दूसरे के अपोजिट लगाया गया फोर्स, मान लो एक इधर साइड लगा रहा है दूसरा इधर साइड, और दोनों एक दूसरे पर बराबर फोर्स लगा रहे हैं, तो ना तो ये इधर जाएगा ना इधर जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को यानी प्रभाव को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो सेम टू सेम यही घटना यहाँ पे भी देखने को मिलेगी भाई। पॉइंट P पर दो अपोजिट वर्टिकल फैक्टर जो वर्क कर रहे हैं, B1 साइन थीटा और B2 साइन थीटा, पर इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। तो जब इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है तो इसका जो इन दोनों का जो इस पॉइंट पर रिजल्टेंट आएगा वो कुछ नहीं निकलेगा, जीरो। बात समझ में आई। अब बचा कौन, दूसरा फैक्टर B cos थीटा, B1 cos थीटा और B2 cos थीटा। तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन पे वर्क कर रहे हैं, मतलब B1 भी इसी को खींच इधर साइड लग रहा और B2 cos थीटा भी इधर ही साइड लग रहा, तो इसका रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर मैं ये बोलूँ दो लोगों को इसको खींचने का बोलूँ और दोनों लोग इसको एक ही डायरेक्शन में खींचेंगे तो ये उधर ही साइड ना मूव कर जाएगा जिधर साइड दोनों लोग मिलकर खींच रहे हैं। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो किधर साइड होगा, जिधर साइड दोनों लोग मिलकर बराबर फोर्स लगा रहे हैं। तो ये समझ में आए, यानी कि जो बी वेक्टर आपको दिख रहा है तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे परिणामी रिजल्टेंट। देखो इन दोनों के कारण तो परिणामी खत्म, बचा कौन, हॉरिजॉन्टल फैक्टर। यानी इस पॉइंट P पर जो अपना रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आएगा, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, वो किसकी वजह से आएगा, केवल हॉरिजॉन्टल फैक्टर की वजह से। वर्टिकल फैक्टर तो एक दूसरे को निपटा रही है, तो केवल किसकी वजह से आएगा, हॉरिजॉन्टल फैक्टर। अब ये हॉरिजॉन्टल फैक्टर दोनों एक ही लाइन में एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, इसका मतलब जो नेट अपना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता आएगी, यानी बी वेक्टर जैसे अपने को निकालना होगा, तो वो क्या निकलेगा भैया, दोनों एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, दोनों लोग मिल के, तो ये जो रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों के सम के इक्वल आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों एक ही लाइन पर एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो जो परिणामी होगा वो दोनों के सम के इक्वल आएगा, क्योंकि दोनों लोगों का जुड़ के ना आएगा। भाई दो लोग इधर मान ले, मैं बोलूँ कि एक आदमी इसको मान लो 2 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा, दूसरा आदमी इसी को 5 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा, तो लेकिन दोनों एक ही डायरेक्शन में खींच रहे हैं, तो इस पर लगने वाला टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, 2 और 5 7 न्यूटन का, मतलब दोनों लोगों का ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही इस रिजल्टेंट को निकालने के लिए हमें दोनों हॉरिजॉन्टल फैक्टर को ऐड कर देना है, यानी कि B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा। आई बात समझ में, यानी B1 ये B रिजल्टेंट निकालने के लिए अपने को B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा लगाना पड़ेगा। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, ठीक है। चलो तो अब बात करते हैं, ये जो हमने B1 और B2 यहाँ पे, इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं अपन, ठीक है ना। अब हमें B1 और B2 को निकालने की बात आती है, चाहे तो आप इसमें से cos थीटा बाहर कॉमन भी ले सकते हो। देखो इसमें से चाहे तो आप क्या कर लो, cos थीटा क्या कर लो, कॉमन ले लो, ठीक है ना। ये हो जाएगा B1 प्लस B2 और ये हो जाएगा cos थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो हम लोगों ने पढ़ चुका है कि जो B1 है और वो जो B2 होता है, ये दोनों क्या हैं, आपस में बराबर हैं। तो अगर मैं इन दोनों को क्या मान लूँ, B1 के बराबर मान लेता हूँ, दोनों आपस में बराबर है ना, तो B1 और B2 दोनों को हम क्या मान लेते हैं, मॉड ऑफ B1 मान लेते हैं, या B1 मान लो। तो B1 और B2 की जगह, अगर B2 की जगह मैं B1 लिख दूँ तो कोई दिक्कत तो ना है, ठीक है ना। और ये है cos थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, 2B1 cos थीटा। ये क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। तो अपना जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आएगा, परिणामी जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, उसका फॉर्मूला B इक्वल टू क्या आ गया, 2B1 cos थीटा। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है ना। इसको चाहे तो आप सेकंड इक्वेशन देना चाहो तो सेकंड इक्वेशन दे लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब जो अपने पास ये डेरिवेशन निकल के आया, मतलब ये जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है अपना, जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आई है इन दोनों के कारण, वो कितना आया है, 2B1 cos थीटा। ये समझ में आ गया कहाँ से आ गया। बस अब कुछ नहीं करना है अपने को, B1 और cos थीटा का मान क्या करना है अपने को, इसमें रखना है और फिर सॉल्व कर देना है, ठीक है ना। तो B1 की बात करते हैं अपन कि B1 जो आएगा वो कहाँ से आएगा। तो B1 हमने किसके कारण माना था, नॉर्थ पोल के कारण, पॉइंट P पर लगने वाला फोर्स है या मैग्नेटिक फील्ड है। तो भाई B1 इक्वल टू जो निकालोगे तो वो क्या आएगा,
फॉर्मूला तो पता ही होगा, किसी एक पोल के कारण r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, किसी एक ध्रुव के कारण r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है ना, पढ़ चुके हो ना। तो क्या होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर, एम अपॉन आर स्क्वायर। तब यहाँ पे आर स्क्वायर की अगर बात करें तो ये नॉर्थ से एन को पी से मिलाने वाली लाइन ये है ना, एन पी है ना, तो ये एन पी का स्क्वायर लिखोगे यहाँ पे। क्लियर हो गया, कोई डाउट? ठीक है ना। डायरेक्शन तो बाकी पता ही है इसका, किधर से किधर साइड है, एन से पी के डायरेक्शन में है। किधर साइड है? एन से पी के डायरेक्शन में, अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो। चलो अब एन पी की बात करते हैं। तो ये जो एन पी आपको दिख रहा है ना, अब इसकी जगह पे क्या लिखोगे? एन पी की जगह पे। ठीक है, तो ये समझो थोड़ा सा, यहाँ पे ये ट्राइंगल देखो इसका, ये ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ट्राइंगल एन ओ पी। तो ये जो ओ है वो इस एन एस को मिलाने वाली लाइन का मिड पॉइंट है ना, और इन दोनों के बीच का जो लेंथ था वो कितना था? 2l था। कितना था? 2l था। तो मिड पॉइंट, अगर इस ओ मिड पॉइंट है तो यहाँ से इसकी दूरी और यहाँ से इसकी दूरी बराबर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? l, और यहाँ से यहाँ तक की भी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? l। इतना समझ में आया? ये दूरी जो है यहाँ से यहाँ तक की l है, और यहाँ से यहाँ तक की भी कितनी हो जाएगी? l हो जाएगी। क्लियर? तो अब देखो ये अपना ये जो दिख रहा है आपको ट्राइंगल PON, तो ये कैसा ट्राइंगल है? एक राइट एंगल ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज है। तो ये वाली जो लंबाई आपको दिख रही है क्या है? हाइपोटेनस ना है भाई। 90 के सामने वाला जो साइड होता है उसको क्या बोलते हैं अपन लोग? हाइपोटेनस, कर्ण। तो हाइपोटेनस, तो पाइथागोरस थ्योरम तो पता ही होगा कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगेगा? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, यही ना होगा। हाइपोटेनस यानी जो कर्ण निकलेगा वो किसके बराबर निकलेगा? अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पे लंब कौन है? परपेंडिकुलर क्या है? थीटा के सामने वाली लाइन आपको ये दिख रही है r, ये डिस्टेंस r, ये हो गया परपेंडिकुलर। 90 और थीटा को मिलाने वाली लाइन दिख रही है l, ये हो गया अपना बेस, ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। अब 90 के सामने वाला जो है ये हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या निकालना अपन है? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो लंब कितना है? r। तो यानी ये जो दूरी होगी, ये दूरी किसके बराबर आएगी? ये वाली डिस्टेंस जो होगी वो कितनी होगी भाई? यहाँ से यहाँ तक का अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये भी उतना ही होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये भी आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। यानी इस यानी पी की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं? ये हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम अपॉन, इसकी जगह पे लिखेंगे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और क्या लगा इसका? होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर लगा दो। अब देखो इस होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो b1 आएगा निकल के वो कितना आएगा? सॉरी b1 लिख दिया, b, ये जो अपना b निकल के आएगा, अच्छा नहीं b1 ही है, सॉरी ये b1 ही है। ठीक है ना। तो ये जो b1 अपना निकल के आएगा वो कितना आएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम अपॉन, ये अंडर रूट से स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बचेगा। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? ये b1 हो गया। अब दूसरा पॉइंट अपने पास क्या है? ये देखो b इक्वल टू 2b1 कॉस थीटा था, तो b1 हमने निकाल लिया। अब ये कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा इक्वल टू कैसे निकालोगे? तो अब इस चीज़ को समझो थोड़ा सा। वही ट्राइंगल आप ले लो, ट्राइंगल PNO। क्या बोला? ट्राइंगल PNO। तो ट्राइंगल PNO से अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये थीटा है, और कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि आधार बटे कर्ण। तो ये बताओ इस ट्राइंगल का आधार कौन है? ये है ON, L। तो कितना हो जाएगा? L अपॉन, और हाइपोटेनस कितना है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। दिखा? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये हो गया कॉस थीटा। अब ये जो आपने b1 निकाला और ये जो कॉस थीटा निकाला, इन दोनों का मान उठा के अपने को कहाँ रखना है? सेकंड इक्वेशन में पुट कर देना है। यही तो अपना रिजल्टेंट है b। तो ये b इक्वल टू हमने क्या निकाला? 2b1 कॉस थीटा। तो ये b1 जो आपने निकाला और ये जो कॉस थीटा निकाला, इसको उठा के आपको क्या कर देना है? यहाँ पे रख देना है। तो b इक्वल टू जो आएगा वो कितना आएगा? देखो b इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2b1 कॉस थीटा। तो 2 इंटू b1 की जगह क्या रखना है अपने को? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये रख दिया हमने b1 की जगह, और इंटू कॉस थीटा का मान कितना निकाला हमने? एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है ना। अब देखो इसमें ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को अपन क्या कर लेते हैं? अलग लिख लेते हैं, इंटू 2ml को क्या कर लेते हैं अपन? साथ में लिख लेते हैं। और यहाँ देखो ये जो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर जो दिख रहा है, ये क्या है? इसको कैसे करोगे? तो देखो अगर किसी में अंडर रूट लगा हुआ है ना, जैसे मान लो अंडर रूट x है, तो इसका अगर आप रूट हटाओगे तो इसकी पावर 1/2 हो जाती है।
पावर क्या होती है, रूट को अगर हटाते हैं तो पावर कितनी चढ़ती है 1/2, ये तो पता ही होगा। अब इसी के साथ देखो अपना अलग से L² प्लस R² प्लस L² लिखा है और एक तो R² प्लस L² अंडर रूट के अंदर है। तो ऐसे समझो, मान लो ये इसको अपन x मान लेते हैं, R² प्लस L² को x मान लेते हैं, तो ये पे यहाँ पे क्या लिखा है x, यहाँ पे क्या लिखा है अंडर रूट x इंटू अंडर रूट x की अगर बात करें तो भाई हम अगर इसका रूट हटाते हैं तो इसकी पावर 1/2, इसमें कुछ नहीं चढ़ा है तो 1। तो सेम बेस अगर सेम हो और पावर अलग अलग हो तो उसी बेस पे पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो भाई x की पावर में 1 और 1/2 को ऐड करोगे तो 2 1 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3/2, कितना आ जाएगा 3/2। आई बात समझ में। तो यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, R² प्लस L² की पावर 3/2। यहाँ तक कोई दिक्कत तो ना है, ये हो गया, समझ गए, क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये B= अपना निकल गया, मतलब कि ये अपना मेन जो है ये है यहाँ तक। अब इसके बाद तो अपन को एक कंडीशन लगाना पड़ता है, जैसे अपन एक्सियल पोजीशन में कंडीशन लगाए थे वैसे यहाँ पे भी कंडीशन लगाना पड़ता है, ठीक है ना। तो मेन फॉर्मूला समझ में आएगी क्या निकला, μ0/4π 2 ml ये। अब यहाँ पे जरा ये देखो, ये जो अपना 2 ml निकला हुआ है, ये जो 2 ml निकला है, तो इसके बारे में तो जानते ही होंगे क्या है, ये क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। इसकी जगह अपन सीधे क्या लिख सकते हैं, कैपिटल M लिख सकते हैं। तो B= क्या हो जाएगा, μ0/4π इंटू कैपिटल M अपॉन कितना हो जाएगा R² प्लस L² की पावर 3/2। कोई दिक्कत यहाँ पे, ठीक है, इतना समझ में आ गया फॉर्मूला। चलो अब देखो इसके बाद अपन क्या करते हैं, एक कंडीशन लगाते हैं। वो कंडीशन क्या था कि अगर R जो है वो L से काफ़ी ज़्यादा हो, ठीक है ना, जो R यानी जिस पॉइंट पर अपने को क्या करना था, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना था, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी, वो अगर इस L के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा हो तो अपन क्या कर सकते हैं, L को निगलेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट, यानी 0 मान सकते हैं। आई बात समझ में। तो जब यहाँ पे आप L को क्या करोगे, 0 करोगे तो आपका जो B= निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, μ0/4π इंटू M अपॉन, अब देखो यहाँ L की पावर L 0 कर दोगे तो हट जाएगा, क्या बचेगा, R² बचेगा, और इसकी होल पावर कितनी है 3/2। ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। पावर की पावर चढ़ती है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 2 इंटू 3/2 लिखोगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, खाली क्या बचेगा 3। यानी B= जो अपना निकल के आया है, क्या निकल के आया, B= वो निकल के आ गया अपना μ0/4π इंटू M/R³। क्या बचा, M/R³। तो ये है अपना कोएक्सियल पोजीशन, या ये बोल लो ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, कोएक्सियल पोजीशन, या ये बोल लो ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ठीक है ना। यानी कि निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय द्विध्रुव के कारण, मैग्नेटिक डाइपोल के कारण R डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला μ0/4π इंटू M/R³। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। एक्सियल में क्या आया था, B= μ0/4π इंटू 2M/R³ आया था। क्या आया था, B= μ0/4π इंटू 2M/R³ आया था, और यहाँ पे क्या आया है, M/R³। क्लियर हो गया, समझ गए। तो यानी कि अगर दोनों का कंपैरिजन कर दिया जाए, एक्सियल और नॉन एक्सियल का क्या किया जाए, कंपैरिजन किया जाए, ठीक है ना। तो जो कोएक्सियल वाला है, यानी कि जो कोएक्सियल आपको दिख रहा है, कोएक्सियल, तो वो एक्सियल वाला जो निकला था ना उसका हाफ है, ये क्या है, हाफ है। यानी एक्सियल पोजीशन में, यानी अच्छी स्थिति में या इनडाउन पोजीशन में जो डाइपोल के कारण R डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आता है वो कोएक्सियल के कंपैरिजन में डबल होता है। भाई एक्सियल में यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई था, अब कोएक्सियल में ये 2 नहीं है, तो इसका मतलब अब बाकी सेम फॉर्मूला है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक्सियल वाला जो है, जो एक्सियल है वो डबल है किसका, कोएक्सियल का, ऐसा भी बोल सकते हैं। या ये बोल दो कोएक्सियल जो है वो एक्सियल का क्या है, हाफ है। तो दोनों का कंपैरिजन क्लियर हो गया। इस चीज़ को ध्यान रखना, काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका बनाया जा सकता है। जैसे मान लो अगर ये बोला जाए कि एक्सियल और कोएक्सियल का रेशियो बताओ कितना आएगा, तो एक्सियल और कोएक्सियल का रेशियो निकालोगे तो ये सारी चीज़ें कट जाएंगी। एक्सियल का ऊपर 2 बचेगा और नीचे इसमें है ही नहीं, तो यानी कितना बचेगा 2/1, यानी 2:1। या ये पूछ ले कि कोएक्सियल और एक्सियल पोजीशन का रेशियो निकालो, तो एक्सियल जो होता है कोएक्सियल का डबल होता है, तो क्या रेशियो बनेगा, 1:2 बन जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर हो गया, समझ गए। चलो अब थोड़ा सा इसके बारे में और चीज़ें की बात करते हैं। तो ज़रा ये देखो कि ये जो अपने पास जो कोएक्सियल पोजीशन में अपना का जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आया है, ठीक है ना, तो ये इसका जो रिजल्टेंट निकला है, ज़रा इसका डायरेक्शन देखो थोड़ा सा कैसा आ रहा है। इसका जो डायरेक्शन आ रहा है वो किधर साइड है, देखो ऐसे जा रहा है ना, और इधर देखो नॉर्थ से साउथ कैसे जा रहा है,
नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में। इसका डायरेक्शन देखो और नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा कि नहीं जा रहा है। डायरेक्शन अगर बात करें तो कोएक्सियल पोजीशन में या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन यानी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आती है उसकी जो दिशा होती है वो किधर साइड है, नॉर्थ से साउथ की ओर है कि नहीं है, ठीक है ना। तो कोएक्सियल का अगर अपन बात करें, डायरेक्शन की बात की जाए तो इसका जो डायरेक्शन यानी जो दिशा है वो किधर से किधर साइड है, नॉर्थ से साउथ की ओर है। और नॉर्थ से साउथ की ओर का डायरेक्शन जो होता है मैग्नेटिक फील्ड का भी होता है। किसका डायरेक्शन होता है, मैग्नेटिक फील्ड का यानी चुंबकीय क्षेत्र का। तो इसका मतलब कोएक्सियल पोजीशन में जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आती है परिणामी रिजल्टेंट वो कितना है, μ0/4π×m/r³, जो कि एक्सियल का क्या है, हाफ है, ठीक है ना। और इसका जो डायरेक्शन वो नॉर्थ से साउथ की ओर यानी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। लेकिन जो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, किसके डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा में है। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि मूवमेंट के हिसाब से बताओ, तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण के हिसाब से देखा जाए तो द्विध्रुव आघूर्ण का डायरेक्शन जो होता है वो साउथ से नॉर्थ की ओर होता है, साउथ से नॉर्थ की ओर होता है। लेकिन इसका डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की ओर है, मतलब अपोजिट। तो द्विध्रुव आघूर्ण के अपोजिट मैग्नेटिक डाइपोल के विपरीत दिशा में होता है इसका डायरेक्शन। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। तो ये था अपना एक्सियल और कोएक्सियल पोजीशन में डाइपोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या है टॉपिक, ठीक है, समझ गए। तो आई होप आपको ये अच्छे से टॉपिक क्या हुआ है समझ में आया होगा, ठीक है। तो एक बार अच्छे से इसको क्या कीजिए, मतलब देखें और रिवीजन करें, और ये सारे फैक्ट आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, तब जाके आप इसका पूरा डायग्राम और इसका पूरा कैलकुलेशन क्या करके कंप्लीट करके रखोगे, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है।